अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नागरा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। एक ये है कि इमरान खान से मुलाकात हुई है पीटीआई की माशी टीम की। उन्होंने आइंदा के हवाले से लाया मरतब किया है कि अगर उनको आइंदा हुकूमत मिलती है तो वो किस तरह से पाकिस्तान के जो माशी सूरत हाल है उसको कंट्रोल करेंगे और पाकिस्तान को वो बहरानों से निकालेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने एक ख़िताब किया है और उसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं कि हम जो है वो किस तरह से पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। और मौजूदा सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त इंतहाई इस तरह से है कि पाकिस्तान बहरानी कैफियत में है और हालात जो है बहुत ख़राब हैं। और पाकिस्तान इस वक्त जो सूरत हाल है वो तेज़ी से पाकिस्तान नीचे जा रहा है और अगर इसको ना संभाला गया तो इसके असरात जो हैं वो हमारे इदारों पर भी पड़ेंगे और इसके असरात जो हैं वो कौमी सलामती पर भी पड़ेंगे। उन्होंने सोवियत यूनियन की भी मिसाल दी कि जिस तरह से उनकी जब मईशत थी वो तबाह हुई है तो उसके बाद वो सोवियत यूनियन जो था वो टूट गया। तो इस तरह से उन्होंने कहा पाकिस्तान की अब जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो बदहाली की जानब जा रही है। तो उन्होंने इदारों को भी दावत दी है, ख़ास तौर पे अदलिया और फ़ौज को उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आएँ और आके जो है वो अपना किरदार अदा करें और मुल्क को जो है वो मौजूदा जो सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, उससे निकालें। और उन्होंने कहा कि जजेस का भी किरदार है इसमें। मतलब उन्होंने ये बात दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो उन्होंने ये कहा है कि आप आएँ और आके जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो उसको सपोर्ट करें, ताकि यानी मुझे सपोर्ट करें और मुझे हुकूमत दें और फिर मैं जो है वो मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालूंगा। और उन्होंने ये भी बात बड़ी ज़ोर दे के कही कि क्या कोई है जो इसका मुझे हल बता सकता है कि मुल्क को किस तरह से हम निकाल सकते हैं अगर इलेक्शन नहीं करवाते। यानी उन्होंने कहा कि वाहिद हल जो है वो इलेक्शन है मुल्क को बहरानों से निकालने का, वरना इसके अलावा मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या हाल है मुल्क को बहरानों से निकालने का। तो मैं खान साहब को ये बात बता दूँ, खान साहब इसके अलावा एक हल है। अगर आप ये 2-4 माह जो हैं वो सुकून से बैठ जाएं और मुल्क में इंतशार जो ये जो है फसाद वाली सियासत और एहतजाज वाली सियासत और आए रोज़ रैलियाँ, एहतजाजी जलसे जुलूस, ये जो सियासत है ये अगर आप छोड़ दें और ये जो ख़ास तौर पे जो आपका बयानिया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की जानब चला गया है, मुल्क तबाह व बर्बाद हो गया है और मुल्क, तो इस सूरत हाल में तो फिर कोई सरमायाकार नहीं आएगा। तो और वाक़ई आपकी बात तो फिर ठीक है, जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो फिर माशी अदम इस्तेहकाम कैसे आएगा। तो सियासी अदम इस्तेहकाम लाने के लिए तो सियासतदानों को किरदार अदा करना चाहिए, ना कि उसमें कोई फ़ौज का काम है और ना ही उसमें कोई जजेस का काम है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनको भी और सबको, बल्कि आपको मशवरा देना चाहिए खान साहब, आप थोड़े से होश के नाखून लें और आप आराम से बैठ जाएँ कुछ अरसे के लिए, को 2-4 माह। अपने वर्कर जो हैं वो भी जो थक चुके हैं बहुत जलसे जुलूस रैलियों में जा जा के, वो भी कुछ वक्त के लिए आराम कर लें और आप भी कुछ वक्त के लिए आराम कर लें और चलें। इसी दौरान आप अगर नहीं बैठना चाहते तो आप कोई अपनी नई जो कोई आइंदा की जो डेवलपमेंट है या जो पॉलिसी होगी या बयानिया होगा उस पर गौर कर लें कि आप आइंदा क्या लेके, क्योंकि आपका जो पीछे वाला बयानिया था, साजिश वाला बयानिया था, या आपका उससे पहले जितने भी मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल, ये सारे जितने भी आपने बयानिए बनाए वो तो अब फ़ारग हो चुके हैं और आप पे इल्ज़ामात भी बहुत संगीन किस्म के लग चुके हैं। तोशाखाना का इल्ज़ाम है, तौहीन अदालत का इल्ज़ाम है, फिर इस तरह से तौहीन इलेक्शन कमीशन का इल्ज़ाम है, फ़ॉरेन फंडिंग है, इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम है। फिर घड़ी
جو ہے وہ گھڑی جو آپ لوگوں نے فروخت کی ہے گھڑیاں، وہ آپ بے شک کہتے ہیں کہ وہ آپ کی تھی، لیکن آپ کی نہیں تھی، وہ ریاست کی تھی۔ اور ریاست کی جو چیز ہوتی ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے کو تو ٹھیک ہے آپ کو ملی تھی، لیکن آپ اگر قیمت اس کی ادا کر کے اپنے پاس رکھ لیتے بجائے اس کو بازار میں نیلام کرنے کے، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ خیر، اس طرح سے بہت سارے کیسز آپ پہ چل رہے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ اب کچھ عرصے کے لیے آپ ریسٹ کریں۔ جب آپ ریسٹ کریں گے تو تھوڑا سا سیاسی استحکام آئے گا، پھر دیکھیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بھی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو آپ جو ہے وہ ٹائم نہ دیں، بلکہ اس سے آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس پہ اس کے بڑے منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے آرام کریں، خود بھی آرام کریں، اپنے ورکرز کو بھی آرام کرنے دیں، اور پاکستان اور حکومت جو ہے یہ موقع دیں ان کو کہ آپ کو 2 ماہ کے لیے 3 ماہ کے لیے یہ کچھ کریں، پھر اس کے بعد آپ ایک نئے بیانیے کے ساتھ آ سکتے ہیں کہ بھئی میں نے آپ لوگوں کو ٹائم بھی دیا ہے کہ 3-4 ماہ کے لیے، لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا۔ تو اس طرح سے آپ کو چاہیے کہ پاکستان کا سوچیں اس وقت، کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ اب جو ہے نا وہ پاکستان ڈوب گیا ہے، یہ ہو گیا وہ، تو بھئی اس سے تو مزید معاملات خراب ہوں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو دوسری ڈیولپمنٹ آج کی ہے وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج پریس کانفرنس کی ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف بھی آپ کو پتہ ہے ان کا بھی بڑا جارحانہ انداز ہوتا ہے، جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یا خطاب کر رہے ہوتے ہیں، تو آج انہوں نے بھی بڑے جارحانہ انداز میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نئی بات ہے کہ ان پہ جو ڈیلی میل کا تھا وہ ایک الزام جو آرٹیکل تھا وہ بھی اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے، تو وہ سلام متاثرین کے جو فنڈ والا تھا، اور وہ بھی معافی مانگ لی ہے۔ اب اس وجہ سے وہ ذرا وہ بھی اپنے پورے انداز میں تھے، آج جوش میں تھے۔ تو انہوں نے آج بات کی ہے کہ جناب اسحاق ڈار نے جو ملاقات کی ہے صدر عارف علوی سے، وہ ان کی اجازت کے ساتھ کی ہے۔ وہ اسحاق ڈار نے کوئی ایسے نہیں کر دی جا کے ملاقات، اور یہ جو ملاقات تھی اس کی خواہش جو تھی وہ صدر عارف علوی نے کی تھی کہ وہ ملنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے اسحاق ڈار نے ان کی اجازت کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو شخص انا پرست اور محسن کش ہو اس سے کیا مذاکرات کریں گے ہم، اور ہم جھوٹے اور فراڈیے سے کیا مذاکرات کریں گے۔ مطلب وہ آج بھی اسی بات پہ قائم ہے، لیکن وہ دوسری جانب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک مساق معیشت کرنا چاہیے اور معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بات کیا کہ الزامات جو ہوتے ہیں، جو عمران خان اپنے دور میں سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بناتے رہے، انہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ انہوں نے مریم نواز کو بے گناہ گرفتار کیا ہے، پھر فریال تارپور کو گرفتار کیا عید کی رات کو۔ تو اس طرح سے انہوں نے بھی باتیں کافی کی ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو جنرل باجوہ تھے وہ عمران خان کے محسن تھے۔ انہوں نے یہ بات بڑی انہوں نے زور دے دی کی، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ عمران خان کے محسن تھے، لیکن عمران خان محسن کش نکلے۔ باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا اب ان کو چین سے زندگی گزارنے دیں۔ اب جو نئے آرمی چیف ہیں ان سے بھی انہوں نے بڑی امیدیں اور ان کے لیے انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ نئے آرمی چیف اپنے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ پاکستان کی بھرپور خدمت کریں گے اور اپنے ادارے کو مضبوط کریں گے اور پاکستان کا دفاع جو ہے اس کو مضبوط کریں گے۔ تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس میں، وزیر خزانہ۔ انہوں نے بھی یہ ڈیفالٹ کی جو سچویشن ہے، جو ڈیفالٹ سے متعلق جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، انہوں نے اس پہ بات کی تھی
उन्होंने कहा कि ये डिफ़ॉल्ट वाली जो बात की जा रही है ये इंतहाई नामुनासिब है। इससे जो है वो पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुंच रहा है। बल्कि जब इमरान खान बाहर के दौरों पे जाते थे तो इमरान खान वहाँ पर जाकर ये कहा करते थे कि हम जो है वो मकरूज़ हैं, हमारा मुल्क मकरूज़ है और करप्ट है। तो जब ये बातें दो कर देते थे ना तो फिर कौन सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार होता। तो इस तरह से इन्होंने दुनिया से जो था वो पाकिस्तान जो एतमाद था उसको बहाल करने की बजाय, एतमाद को मज़ीद आगे मजबूत करने की बजाय इन्होंने उसको कमज़ोर किया और जिससे पाकिस्तान कमज़ोर होता चला गया। और इन्होंने जो पाकिस्तान के कर्ज़े थे वो इन्होंने 25,000 से बढ़ाकर 44,000 जो थे वो कर दिए बिलियंस। तो इस तरह से उन्होंने ये बातें की हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा है और जो डिफ़ॉल्ट कंट्रीज़ होते हैं उनकी ये सिचुएशन नहीं होती। जैसे कि मैंने भी कल आपको एक वीडियो में बताया था, इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ। मैं जो है वो फैक्ट्स जो थे, फिगर्स, उसके साथ इंशाल्लाह हम पूरी इस पे बात करेंगे। लेकिन मैं उनकी बात बता दूँ, उन्होंने कहा कि अमेरिका का डेब्ट टू जीडीपी जो है वो 110% है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनका 100+ है। तो अब अगर ये उनको कहा जाए जनाब वो डिफ़ॉल्ट की जानब चले गए हैं, या वो ये रट लगा दें उनके वहाँ पे कि वो डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। तो फिर तो हम खुद ही यानी इस तरफ जा रहे हैं कि हम खुद ही इस बात को उछाल रहे हैं। अफवाह साजी की जो एक फैक्ट्री है वो हम बना रहे हैं कि जो सरमायाकार हैं जो पाकिस्तान में आना भी चाहते हैं वो भी ना आएँ, वो भी भाग जाएं। और जो पाकिस्तान, तो ज़ाहिर है इस तरह से पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं होगी बल्कि दिन ब दिन ख़राब होगी। तो ये थी जनाब आज की सूरत हाल। इसके साथ मैं एक और बता दूँ कि पीटीआई ने एक नई हिकमत अमली अब बनाई है। वो ये कि वो अब जो उन्होंने एक ऐलान किया था असम्बलियाँ तहलील करने का, तो वो अब असम्बलियाँ तहलील करने की बजाय अब उन्होंने एक नया जो इक़दाम उठाने की कोशिश करेंगे वो आइंदा दिनों। और वो ये कि अब इस्तीफ़े वो जाके पेश करेंगे स्पीकर को। हालांकि वो इससे पहले बहुत बार वो ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है कौमी असम्बली से, उनके एमएनएज़ ने, और वो असम्बली को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन अब वो एक बार फिर असम्बली में वापस जाएंगे और जो उनके अरकान कौमी असम्बली हैं वो जाकर स्पीकर के सामने पेश होंगे और पेश होकर वो अपने जो इस्तीफ़े जो है पेश करेंगे। तो इस तरह से इससे भी थोड़ा सा टाइम जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा और दिसंबर गुजरेगा तो फिर आगे वो देखेंगे कि आगे अब क्या करना है, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील तो नहीं होनी। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये ज़ाहिर करते हैं कि पंजाब असम्बली भी तहलील नहीं होगी और केपी के तो बहुत मुश्किल इस वजह से भी है कि उनका ज़्यादा फोकस तो पंजाब पे है। तो जब पंजाब नहीं होगा तो फिर केपी के का क्या मतलब, कोई तुक नहीं बनता। तो अब असम्बलियाँ भी तहलील नहीं होनी, अब उनके पास कोई नया बयानिया भी नहीं है फ़िलहाल। तो अब वो इस्तीफ़े जो हैं उन्होंने इस हवाले से एक अमली बनाई है कि अब उनके जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो स्पीकर के सामने पेश होंगे और वहाँ पर जाकर वो ये सारी सिचुएशन जो है वो उनके सामने रखेंगे और फिर वो रिज़ाइन जो है वो एक एक जाएगा, उनके सामने पेश होगा और जाके अपना रिज़ाइन पेश करेगा। तो ये थी जी आज की डेवलपमेंट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।